मान लें आपके पास एक ऐसा होलो स्फीयर है और इसके सेंटर पे आपने कोई चार्ज Q प्लेस कर दिया, जैसा यहाँ दिख रहा है। उस स्फीयर का रेडियस आपने R मान लिया। तो अब उसके सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे, आप कहीं भी पॉइंट मार्क कर लें, हर एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, R जहाँ पर रेडियस है। ओके, सपोज कीजिए कि कैलकुलेट करने पे ये 8 वोल्ट आता है। अब पूरे स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, A पे चले जाइए, B पे चले जाइए, C पे चले जाइए, D पे चले जाइए, हर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल 8 वोल्ट ही मिलेगा। इसका मतलब उस स्फीयर का जो सरफेस है वो बिहेव कर रहा है, उसकी बिहेवियर है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। ओके, अब ऐसा है, अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पर उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। तो आज हम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में ही पढ़ना है। टर्म से ही क्लियर है, इसमें दो टर्म है, एक तो इक्वल, दूसरा पोटेंशियल। ओके, इक्वल पोटेंशियल इज इक्वल टू इक्विपोटेंशियल। और ऐसा सरफेस, ए सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, या एवरी पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन हो गया इसका, कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा कि आपको दिख रहा है। ओके, ये तो स्फीयर के केस में बात कर रहे हैं। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सभी सरफेस स्फेरिकल हो। कुछ सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं, कुछ सरफेस स्फेरिकल नहीं भी हो सकते। कुछ छोटे स्फीयर हो सकते हैं, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, और कुछ बड़े स्फीयर, एक ग्लोब टाइप का भी हो सकता है। ओके, हाँ, यहाँ पर वंस अगेन अगर चार्ज सेंटर पे हमने रखा है, ओके, और उसके कारण अगर हम किसी भी ग्लोब की पोजीशन पे देखेंगे, ऐसा एज्यूम कर लें कि अर्थ के सेंटर पे हमने कोई चार्ज रख दिया है, तो पूरे अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और उस केस में अर्थ भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो हम बोल रहे थे कि स्फीयर छोटा भी हो सकता है, स्फीयर बड़ा भी हो सकता है। मान लीजिए कि इसके अंदर एक दूसरा स्फीयर जो कि छोटा है, जिसका रेडियस, चलिए हम R1 एज्यूम कर लेते हैं और इसके रेडियस को R2 एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये R2 रेडियस था तो 8 वोल्ट आया था। रेडियस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा, यानी ओबियस है कि इनर वाले सरफेस पे पोटेंशियल, अगर ये V2 की बात करें तो V1 की बात करेंगे तो वो उससे ज़्यादा होगा, और ज़्यादा कितना होगा, मान लीजिए कि 12 वोल्ट। तो उस हिसाब से इनर सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आउटर सरफेस दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी दोनों डिफरेंट है ना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये दोनों डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। अब यहाँ पर एक बात हम कंक्लूजन में ड्रॉ कर सकते हैं कि अराउंड, ठीक है, स्फेरिकल चार्ज की बात करें या पॉइंट चार्ज, अराउंड अ पॉइंट चार्ज, ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कोसेंट्रिक, देखिए कॉमन सेंटर है इसीलिए कोसेंट्रिक स्फीयर्स, ये बात आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग को कुछ और भी ड्राइंग कर लेना है डिफरेंट सिस्टम के अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। तो हेडिंग हमारा ये ड्राइंग का रहेगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की ड्राइंग हम लोगों को करनी है बहुत सारे केसेस में। तो पहला आपने देख लिया, अराउंड क्या, ए पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के अराउंड आपने देखा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, सॉरी स्फीयर्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करें, अगर हमको एक दूसरा दे दिया गया, क्या मान लीजिए सेकंड अराउंड
किसके, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल से वाकिफ होंगे। ये सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ इस तरह का। वेल अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज यहाँ पर हैं। आपको याद होगा जब हमने इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था तो 0 आया था। अच्छा, तो अगर इक्वेटोरियल प्लेन पे मतलब इसके बीचों बीच हम कोई एक प्लेन ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। जैसे 8 वोल्ट हर पॉइंट पे होना इक्वल पोटेंशियल है, 12 वोल्ट हर पॉइंट पे होना भी इक्वल पोटेंशियल है, तो 0 वोल्ट भी हर पॉइंट पे होना इक्वल पोटेंशियल है। यानी इक्वेटोरियल प्लेन ऑब्वियस है कि अराउंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ये क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक तो आपने ड्रॉ कर लिया। अब थोड़ी सी और बातें करनी है। हाँ, 0 वाला ढूंढ लिया, हर पॉइंट पे 0 होगा। अब एक और बात यहाँ पे, जैसे आप डिफरेंट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वो आइसोलेटेड चार्ज जैसा, तो इसके एक स्फेरिकल पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल हो सकता है कि 8 वोल्ट हो। ठीक है, ऑब्वियस नेगेटिव चार्ज का -8 होगा, तो इस पॉइंट पे भी -8 वोल्ट होगा। बहुत अच्छी बात मैं समझा रहा हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव पॉइंट से इस तरफ वाला डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम होगा, लेकिन यहाँ पर इस चार्ज का इफ़ेक्ट होगा और इसके कारण यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, कुछ आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन में मान लीजिए कि 2 वोल्ट ही पॉजिटिव में हो गया, तो यहाँ पर 2 वोल्ट पॉजिटिव के कारण और 8 वोल्ट नेगेटिव के कारण ये 6 वोल्ट हो गया। अब अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस का पार्ट नहीं होगा। मतलब क्या है कि हमको अगर पहुंचना है -8 वोल्ट तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, चार्ज के जितना नज़दीक आएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमको 10 वोल्ट मिला और इसका 2 वोल्ट, 10 में से है ना 2 घटा देंगे तो -8 आ जाएगा। यानी अब अगर हमको 8 वोल्ट वाला से मिलाना है तो ऐसे नहीं मिला करके हमको थोड़ा ऐसे मिलाना पड़ेगा। यानी एक तरह से देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज की तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा सा शिफ्ट हो जा रहा है और ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा शेप है ना, तो सेंटर पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो थोड़ा सा उस तरफ है ना। दूसरा अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, ये आपको नेगेटिव चार्ज के कारण, और भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव के कारण ड्रॉ करें तो वहाँ भी कुछ इसी तरह का सिस्टम होगा और इस वजह से ये जो स्फीयर है थोड़ा उस तरफ शिफ्ट हुआ नज़र आएगा और आपको ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलेंगे। इस तरह से ड्राइंग में ध्यान देना है। ओके, तो ये अराउंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेम नहीं, डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एक बार और समझ लिया जाए पॉजिटिव के लिए। जैसे हम अगर सिंगल पॉजिटिव आइसोलेटेड की बात करते तो यहाँ पर हो सकता है कि पोटेंशियल आपका 8 वोल्ट होता, लेकिन यहाँ पर तो चलिए 8 वोल्ट है और इस पोजीशन पे आप देखो नेगेटिव चार्ज वाले का जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कम है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले का कंट्रीब्यूशन कम है तो वहाँ पर इफेक्ट कम पड़ेगा, वो 8 के अराउंड ही रह जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पे अगर बात करते हैं तो 8 तो इसका है, लेकिन इसका भी तो कुछ होगा। मान लीजिए -2 वोल्ट हो गया तो 6 वोल्ट हो गया। अब हम चार्ज के नज़दीक जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो वैसे केस में अगर हम यहाँ पर लें तब हमको 8 वोल्ट मिल सकता है। यहाँ तो दोनों कंबाइन होकर कम हो गया, तो यहाँ का जो कंट्रीब्यूशन है इसको आप हटा दीजिए और इसको अगर आप हटा देंगे
और तब आपको कुछ ऐसा मिलाना पड़ेगा। और ऐसा अगर आपने मिलाया तो मिलाने के बाद से देखिए शिफ्टिंग जो यहाँ पर मैंने दिखाया वही शिफ्टिंग आपको दिख भी रही है। ओके, तो वेल हम लोगों का ये इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर है। अब हो सकता है कि आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हो। थर्ड में देखते हैं टू इक्वल एंड क्या अपोजिट चार्जेज। बहुत कुछ इसमें डिस्कस करना है, सीखना है। सॉरी, इक्वल एंड अपोजिट तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इक्वल एंड पॉजिटिव कर लीजिए, ठीक है। जो पॉजिटिव के लिए पैटर्न होगा वही नेगेटिव के लिए होगा। तो टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्जेज की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए आइसोलेटेड और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज ले लिए आइसोलेटेड। अब अगर हम इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो देखिए अब इसके जस्ट उल्टा होगा। अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं इसके अराउंड, ठीक है, तो यहाँ अगर 8 वोल्ट है तो यहाँ 8 वोल्ट ही हो इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि ये भी तो आके कंट्रीब्यूट कर देगा। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली इसका अगर मान लीजिए कि 2 वोल्ट भी कंट्रीब्यूट हो गया तो 10 वोल्ट हो गया। ओके, तब ऐसे केस में हमको क्या करना होगा कि थोड़ा सा जो डायग्राम है उसको अपोजिट बनाना होगा। और अपोजिट किस तरह से बनेगा ये देखिए, इसमें कुछ ऐसा, ठीक है, क्योंकि यहाँ नज़दीक वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना होगा या दूर वाले पॉइंट पे भी दोनों के कंट्रीब्यूशन के कारण उतना ही हो जाएगा। तो इधर से भी जब हम डायग्राम बनाएं जस्ट रिवर्स ऑफ प्रीवियस सिचुएशन डायग्राम बनेगा, ठीक है। अगर हम और बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। हाँ, इधर वाला डिस्टेंस गैप थोड़ा कम होगा, इस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे आप, इधर का गैप कम होगा। ओके, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ये होगा। हाँ, थोड़ा सा डायग्राम को इक्वली बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल पोजीशन वाली बात होगी। इसको ड्रॉ कर लीजिए, बुक में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, इस तरह का कुछ। और इसके बाद वाला अगर पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आपको बीच में मर्ज हुआ था, उसके बाद से ये पैटर्न इस तरह से दिखाई देगा। काफ़ी अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते तो पता चलता, जैसे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है, ठीक है, वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा। तो अगर हम यहाँ पर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज को लेते हुए, सिंगल ही लीजिए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करते हैं तो ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता। और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया है आपने, चाहते तो एक से ज़्यादा भी दिखा सकते थे, मान लीजिए कि 2 दिखा लेते। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या डायरेक्शन का रिलेशन है ये भी आप देख सकते हैं। अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो वहाँ पर आपको 90 डिग्री दिखाई देगा। अब आप बोलेंगे ये क्या केवल पॉइंट चार्ज वाले केस में ही होगा? तो थोड़ा सा हम दूसरे केसेस को भी एनालाइज करके ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या 90 केवल पॉइंट चार्ज के केस में ही परपेंडिकुलर दिखेगा। हाँ, लेकिन यहाँ तो हर पॉइंट पे दिख रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। अब देखिए, हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले ड्राइंग किए हुए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका इस तरह से आता है, ठीक है। वेल, आप दूसरे फील्ड लाइंस को भी ड्रॉ करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपने बहुत
सारे केसेस में ड्रॉ किए होंगे, उनको आप देख लीजिए। चलिए, तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया तो आपको एक नया चीज़ फिर से दिखा। क्या नयापन है यहाँ, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। हाँ, अच्छा, डायग्राम बड़ा खूबसूरत बन रहा है। फिजिक्स के डायग्राम ऐसे भी खूबसूरत ही होते हैं। कुछ स्पाइडरमैन टाइप का फीलिंग आ रहा होगा आपको। खैर, फीलिंग जो भी आए, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो आप देते जाइए और देने के बाद से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी अगर हर पॉइंट पे एनालाइज किया जाए तो एंट्री या एग्जिट जो भी हो रहा हो, आपको यहाँ 90 डिग्री दिखेगा। आपको मैंने ऐसा कुछ इंटेंशन लेके नहीं बनाया, लेकिन अपने आप देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये 90 नज़र आने लगा। हर पॉइंट पे आपको 90 नज़र आने लगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इस बात को आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो और लॉजिकली तो मैं दिखा ही रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अब अगर हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के फील्ड लाइंस की बात करते तो शायद आपको मालूम होगा कि कुछ ऐसी ड्राइंग आती थी वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट कलर लेकर के भी ड्राइंग दिखा सकते हैं, अच्छा रहेगा। अब ये आपके हर पॉइंट पे अपने आप फील्ड लाइंस नॉर्मल या परपेंडिकुलर दिखाई देंगे। ओके, तो अगर हम फिर से वापस आए कुछ थ्योरी पे तो देखेंगे कि ये एग्जैक्टली यूनिफॉर्मिटी के साथ फॉलो करता है जो पहले हम पढ़ते आए हैं, जो हम थ्योरी में पढ़े। जैसे याद होगा आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे, जैसे ये माइनस वाला है प्लस, ठीक है, और ये इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने किधर देखा था, इस तरह से। और अब देखिए इस एरो को और इस एरो को, दोनों एरो मैच कर रहे हैं। फिजिक्स में यही लाजवाब कोहेरेंस है कि हर जगह से वो अपने आप को मैच करने की, यूनिफॉर्मिटी लाने की, पैटर्न लाने की, रेगुलरिटी लाने की कोशिश करता है। ओके, देखिए यहाँ फील्ड का डायरेक्शन और यहाँ फील्ड लाइन का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपको सेम मिल गया। तो इस तरह से और भी जगह आप वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, तो एक बात तो तय हो गया कि आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम एक चौथा केस लेंगे, है ना, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वैसे केस में ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाएं तो पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर एक प्लेन ही मिलेगा, यानी इस तरह के प्लेन सरफेसेस मिलेंगे और वो प्लेन सरफेसेस के बीच का जो गैप होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा। प्लेन सरफेसेस का जो गैप होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा। जैसे ये तीन आपने ड्रॉ किए, इसके बीच का डिस्टेंस अगर x है तो यहाँ भी डिस्टेंस x ही होगा। ये चौथा भी आप ड्रॉ कर सकते हैं तो वहाँ भी गैप आपको x ही दिखेगा, आपको डिफरेंट गैप नहीं दिखेगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाए हैं। हाँ, अब पहले वाले पे मान सकते हैं कि ये 12 वोल्ट है, तो यहाँ हो सकता है कि 10 वोल्ट हो, यहाँ हो सकता है कि 8 वोल्ट हो, यहाँ पर हो सकता है 6 वोल्ट। मतलब इक्वल गैप के साथ पोटेंशियल में जो डिक्रीज होगा वो भी इक्वल होगा। ओके, अभी इसी का एक और हम बताना चाहेंगे। आप 1 बाय 1 करके नोट ज़रूर कर लीजिएगा,
ड्राइंग एग्ज़ाम में आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी पैटर्न दे करके कंडीशंस पूछ लेता है। अगर हम फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ में हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म में दो केस होगा, एक इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दूसरा डिक्रीजिंग। अगर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है और प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को आपको दिखाना है ना, ये एक इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है। तो वैसे केस में क्या होगा, देखिए प्लेन मैंने उसी तरह से आपको ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। हाँ, दूसरा प्लेन जो आप दिखाना चाहते हैं वो भी ड्रॉ कर लीजिए। अभी ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, ओके। तो पहले गैप इसमें ज़्यादा होगा और बाद में गैप कम होता जाएगा, लास्ट में आप देखेंगे कि गैप और कम हो जाएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस के लिए ही, ठीक है। यहाँ देखिएगा इक्वल गैप था, यहाँ पर अनइक्वल गैप है और वो भी गैप डिक्रीजिंग है। इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या होगा, आपका डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो पैटर्न एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा। अपोजिट क्या होगा उसमें, अगर हम 6 केस की बात करें, वो भी डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तब क्या होगा इसकी बात कर लेते हैं। वैसे केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ओके, इनके बीच गैप शुरू में कम रहेगा, बाद में ये गैप बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। फिर उसी की बात कर रहे हैं, जैसे पहले में मैंने 2-2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का गैप लिया था, यहाँ भी उसी तरह से है। जैसे यहाँ पर 12 वोल्ट हो, यहाँ पर 10 वोल्ट हो, यहाँ पर 8 वोल्ट हो, यहाँ पर 6 वोल्ट हो, तो ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर ठीक है वही पैटर्न लेते हैं, 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट। देखिए तो हमारे पास अलग अलग सिचुएशन में ड्राइंग आ सकते हैं जिनको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ एक बार कर लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। फील्ड लाइंस अलग से ड्रॉ कर सकते हैं, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ड्राइंग था ही। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी अलग से ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी था। और चाहें तो दोनों को मर्ज करके बना सकते हैं, ऐसे भी काफ़ी खूबसूरत है ना, स्पाइडर नेट जैसा दिख रहा है। ड्राइंग फिजिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, इस बात को ना भूलें। कुछ लोग सोचते हैं कि ड्राइंग करके हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, नहीं, ये एक्चुअली ऐसा है कि 11th में हमारे पास बहुत कुछ कंक्रीट एग्जाम्पल होते थे और बड़ी आसानी से हम उसको समझ पाते थे। कहीं पर कार का एग्जाम्पल, कहीं पर सिलेंडर, कहीं पर स्फीयर। यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो हैं ऑलमोस्ट सभी एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो विजुअलाइजेशन बनाने के लिए हम एक पैटर्न या डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे रे डायग्राम ड्रॉ करते थे। इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पोटेंशियल को ड्रॉ करके पिक्चराइज करके दिखाने का एक टेक्निक है, एक मेथड है जो आप सीख रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेनी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सरफेसेस विल नॉट, नेवर इंटरसेक्ट कर दीजिए, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में भी देखा था। आपने देखा था कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्ट करने के बाद से एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको 2 डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, अगर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए, मान लीजिए ये 8 वोल्ट वाला है और ये 12 वोल्ट वाला है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना इक्विपोटेंशियल है, तो या तो वहाँ पर 8 हो सकता है, नहीं तो 12 हो सकता है। दोनों तो नहीं होगा, दोनों का सम भी नहीं होगा। वो तो
डिफरेंट चार्ज है या सिस्टम ऑफ चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल निकालना हो तो वो सम हो सकता है, लेकिन यहाँ तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पहले ही से वैसे सरफेस को ज्वाइन करके रखे हैं जिनके पोटेंशियल सेम है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, बिकॉज एट द सेम पॉइंट है ना टू डिफरेंट पोटेंशियल्स आर नॉट पॉसिबल। ओके, ये कह सकते हैं। दूसरा है, इसको उस कंसिक्वेंस में भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होते हैं, तो यहाँ पर दो हमको नॉर्मल डिफरेंट मिलेंगे। एक पहला सरफेस का नॉर्मल मिल जाएगा, मान लीजिए पहला सरफेस जो था इस तरह से था, उसका नॉर्मल कुछ ऐसा दिखा, दूसरा सरफेस उसका नॉर्मल कुछ ऐसा दिखा, मतलब हमको दो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिखने लगेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। इसके बारे में तो पहले ही डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, पहली प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। दूसरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नो वर्क है ना इज डन टू मूव ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करने के लिए आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा ये रहा और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा ये रहा। हम इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट की बात करते हैं, ए और बी। हमको ए से बी तक मूव करना है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने बोला था कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्लू ए बी बाय क्यू नॉट। अगर हम यहाँ से डब्लू ए बी इज इक्वल टू क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए कर लें, चूँकि यहाँ पर दोनों सेम ही ए पे है तो यहाँ पर पोटेंशियल भी ही होगा। हर पॉइंट पे भी का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं जिस तरह से दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर दोनों जगह हमको भी रखना होगा और भी माइनस भी जीरो होगा, क्यू इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ओके, यानी ये दिख भी रहा है मैथमेटिकली प्रूव करके कि आपको यहाँ पर क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में कोई वर्क नहीं करना है, वर्क का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यही चीज़ बदल जाता है जब हम बात करें, हम लिखते हैं वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर। एक से दूसरे तक मूव करने की बात करें, मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट बी इस जगह पे नहीं था, वो यहाँ पे था और आप ऐसे मूव करके लाना चाह रहे थे ए से बी की तरफ। ऑब्वियस है कि यहाँ पर पोटेंशियल भी है तो यहाँ पर कुछ और होगा, क्योंकि दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो यहाँ हम माइनस करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, यानी वर्क डन हमको इस तरह से निकालना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, एक से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ वर्क होगा, है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है पहला वाला सेकंड वाला और थर्ड वाले में। ओके, अभी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये चौथा प्रॉपर्टी ये है कि रिलेटिव क्लोजनेस, मतलब कितना कौन क्लोज है, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, जितना नज़दीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्लिक पोटेंशियल, ये एक प्रॉपर्टी आपके पास है, ठीक है। सो इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद हम लोग आगे फर्दर कैरी ऑन कर सकते हैं। हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ चुका है।
मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।